हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का पार्ट 3। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, पार्ट 3 में ही मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक दे रखा है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही रिलेटेड है पार्ट 3। तो जब तक आप वो नहीं समझेंगे पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है, जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नोटबुक ओपन नहीं की है तो प्लीज़ अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिए, ताकि जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते जाइए, ताकि जब आप रिवीजन करें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो एरीन्स। सेकेंड पार्ट में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो एल्केन्स पढ़ाया था, आज इसमें पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रो एरीन्स। तो हेडिंग डालिए chemical properties of nitroarenes। अब देखो, जो नाइट्रो एरीन्स है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एरीन्स का मतलब आपको सभी को पता है, नाइट्रो का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि नाइट्रो कंपाउंड को हम का क्या सिंबल होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ। नाइट्रो एरीन्स होता है हमारा एक बेंजीन रिंग, ये है हमारी एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या लगा होगा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बेसिकली होता है हमारे पास NO2। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड क्या है, नाइट्रो एरीन। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एरीन। क्लियर। अब देखो, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नाइट्रो एल्केन्स की, उसमें मैंने आपको रिडक्शन के बारे में बताया था, एसिडिक नेचर के बारे में बताया था। और उसमें जो एसिडिक नेचर थी नाइट्रो एल्केन्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड थी कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। हमने पढ़ा प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एसिडिक नेचर शो करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते थे। अल्फा हाइड्रोजन एटम होने के कारण वो एसिडिक नेचर शो करेगा। लेकिन टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स में एज सच अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप्स नहीं होते, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रो एरीन्स की, तो नाइट्रो एरीन्स में भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है तो ये एसिडिटी या फिर टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आप किसी बुक्स में पढ़िए, मॉडर्न में पढ़िए, प्रदीप में पढ़िए, तो सभी में ये लिखा हुआ है कि अगर आप नाइट्रो एरीन्स की एसिडिटी या फिर टोटोमेरिज्म चेक करेंगे, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने के कारण ये अपना एसिडिक कैरेक्टर या फिर टोटोमेरिज्म शो नहीं करवाते। लेकिन जो NO2 है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो NO2 होता है ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। अब ये किससे खींचेगा, जैसे मैंने नाइट्रो एल्केन्स में बताया था, जैसे कि RCHHNO2। यहाँ पे क्या था, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा था, इस कार्बन से, है ना। और ये कार्बन डेफिशिएंट हो रहा था। अब ये कार्बन डेफिशिएंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन से, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। अगर हम इसी का जो बेसिक हमने पढ़ा है, अगर इस पे अप्लाई करें, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा इस कार्बन से। देखो, ये वाले कार्बन्स होते हैं हमारे बेंजीन रिंग्स में, ये डॉट लगा रही हूँ, ये सारे हमारे पास क्या है, कार्बन्स। ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो ये क्या है, एसिडिक नेचर या फिर टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक केस है कि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये क्या करता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि ये
एसिडिटी शो करता है। ठीक है, एसिडिटी शो करेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है ना, ठीक है, इन सब पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, इस पे डेफिशिएंसी आई, ये यहाँ से खींचेगा और इन हाइड्रोजन्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये हाइड्रोजन्स निकलेंगे रिएक्शन में तो ये क्या करेगा, एसिडिटी शो करेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये किस, अब देखो नाइट्रोएरिन्स एज सच कोई भी एसिडिक नेचर या फिर टोटोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन के कारण ये अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, वो क्या है आपका नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रो एल्केन्स हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी रिडक्शंस करवाई थी। रिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रो कंपाउंड्स में, तो अच्छे से पढ़ना है जो नाइट्रो एल्केन्स में मैंने आपको करवाया। अब जो करवाने जा रही हूँ यहाँ पे नाइट्रो एरिन्स में, अब देखो वहाँ पे क्या है हमारे पास, वो हमने बात करी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ नाइट्रो एरिन्स की। नाइट्रो एरिन्स की, हाँ नाइट्रो एरिन्स। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है, देखो रिडक्शंस में क्या है हमारे पास, हम लेते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पे कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट को किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में, है ना। अब जो ये प्रोडक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीएच ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये इसका पीएच मीडियम क्या है, ये एसिडिक मीडियम है, ये अल्कलाइन मीडियम है, ये न्यूट्रल मीडियम है। तो 3 मीडियम्स होते हैं, तो तीनों मीडियम्स में आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। यानी मैं यहाँ पे ये लाइन मैंने जो लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो अब यहाँ पे अगर हम रिडक्शंस करवाते हैं नाइट्रो एरिन्स की, तो इसमें क्या है, डिपेंड किस पे करेगा, पीएच पे। यानी जो ये रिएक्शन है न्यूट्रल मीडियम पे चल रही है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, एसिडिक मीडियम में चल रही है तो डिफरेंट्स बनेंगे, अगर अल्कलाइन में चल रही है तो डिफरेंट बनेंगे। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास एसिडिक नेचर। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एसिडिक नेचर, यानी एसिडिक कंडीशंस में ये रिएक्शन हम करवाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एसिडिक नेचर। या फिर एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक नेचर, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं हेडिंग, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है आपको, वही नाइट्रो एरिन्स तो लेना ही पड़ेगा। ये है आपका नाइट्रो एरिन्स। अब देखिए जो भी आप कंपाउंड लिखते हैं तो प्लीज़ उसका नाम ज़रूर लिखिए नीचे। ठीक है, ये है नाइट्रो एरिन्स, क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चे को इसका नाम पता है या नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते, तो रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, रट्टे के साथ साथ आपको क्या करना है, इसका नाम भी याद में रखना है, क्योंकि टीचर इसका जो अगर आपने रिएक्शन कंप्लीट करी लेकिन आपने नाम नहीं लिखा तो आपको इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो हर चीज़ आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी कि मुझे इस कंपाउंड का नाम पता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, नाइट्रो एरीन लिया यहाँ पे। अब एसिडिक नेचर देख रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है आप करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और साथ में लेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे। और ये जो रिएक्शन है हमारे पास किस में हो रही है, एसिडिक नेचर में। ठीक है, या फिर अगर आपको जिंक नहीं लेना तो आप यहाँ पे टिन भी ले सकते हैं, बट ये रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में होगी। समझ में आया। और जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास बनेंगे, वो बनेगा यहाँ पे NH2, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। ये है हमारे पास एनिलीन, और साथ में आपके साइड प्रोडक्ट्स वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। इसकी क्वांटिटी देख लेना, 2 है या 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं एनिलीन, यानी एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या मिलते हैं, एनिलीन। अब ये सीधा तो नहीं हुआ ना कन्वर्ट, कि हमारे पास टीचर ने हमें ये दे दिया नाइट्रो एरीन्स को सीधा सीधा कन्वर्ट करवा दो, नहीं, इसके पीछे हमारे पास होता है मैकेनिज्म।
देखो रिएक्शन को हम ऐसे एज इट इज़ नहीं करवा सकते, रिएक्शन के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। अभी ये सिंपल आपको रिएक्शन दिख रही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत बड़ा है। तो सारा मैकेनिज्म मैं आपको करवाऊंगी कि कितने जो जिंक है अपना इलेक्ट्रॉन कैसे सोल्यूशन में प्रोवाइड करता है। अगर ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में देगा तो कौन उसको लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाती हूँ। साथ साथ में पहले आप समझ लीजिए, जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देती हूँ तब आपसे उतारिए, ठीक है। पहले आप समझिए इस चीज़ को। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे C6H5 N पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देगा सोल्यूशन में, क्योंकि जो रिएक्शन है मैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में करवा रही हूँ। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप ये भी ले सकते हैं टिन HCl, ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे क्या किया, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास डेफिशिएंसी होगी। जिसके पास डेफिशिएंसी नहीं है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके। तो डेफिशिएंसी आपको किसके पास दिख रही है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, C6H5 नाइट्रोजन। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, और ये बॉन्ड जो है ना डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर आया तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर, क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन से मैंने HCl में करवाया है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव भी है, लेकिन इस टाइम मुझे ज़रूरत किसकी है, H पॉजिटिव की, तो मैं H पॉजिटिव यूज़ करूँगी। अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में से आप किसी पे भी H लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, C6H5 नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, OH ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, मेरा ये बन गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा जिंक। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता जिंक इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, ठीक है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन दिया, फिर से कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर, C6H5 OH ऑक्सीजन नेगेटिव। अब क्या होगा, अब इस OH को मुझे निकालना है सोल्यूशन में से। अभी यहाँ पे जो ऑक्सीजन नेगेटिव है वो क्या करेगा, इसके साथ तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो OH है ये एज अ OH नेगेटिव सोल्यूशन से बाहर। तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव सोल्यूशन से बाहर। तो हमारे पास क्या बनेगा, C6H5 नाइट्रोजन, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन आया, जिंक ने दिया। अब कहाँ लगेगा, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन के ऊपर लग रहा है तो ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा सोल्यूशन में से, यहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे यूज़ किया इस HCl को। फिर से सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयन फिर से क्या करेगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो C6H5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स OH, ठीक है। फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, फिर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लग जाएगा OH। अब देखो मुझे क्या चाहिए थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर कितने हुए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सोल्यूशन में क्या है, या तो जिंक है, जिंक क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या प्रेजेंट है, HCl।
HCl से मैं क्या क्लोराइड में यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ रहा है बार बार, H पॉजिटिव आयंस। तो H पॉजिटिव आयन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया, एक बार मैं फिर से यूज़ करूँगी। अब किस लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ठीक है, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। अब क्या करेगा, जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आएगा ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे C6H5, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, क्लियर। अब देखो फिर से क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन आएगा सोल्यूशन में से। अब ये कहाँ पे लगेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो एज इट इज मुझे करना क्या है, इस OH नेगेटिव को मुझे बाहर निकालना है। तो ये जो H है वो इस यहाँ पे जाके लग जाएगा, HOH2। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स से इस H पॉजिटिव पे अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव। समझ में आया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया। तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन से अटैक किया तो उस पर डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव आ गया। अब भाई ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, तो ये अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, तो ये H2O की फॉर्म में सोल्यूशन से बाहर, ठीक है। अब क्या रहेगा मेरे पास, C6H5 एंड H, ठीक है। अब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, C6H5, 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया H, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। फिर से सोल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। अब क्या लग जाएगा, C6H5NH2। ये मेरा है फाइनल प्रोडक्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बार बार मुझे इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव आयन लेने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ को समझोगे कि मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो मैं कैसे जाऊँ, क्या कौन से तरीके हैं कि इलेक्ट्रॉन को मैं यूज़ करूँ, फिर H पॉजिटिव को कौन से स्टेप पे यूज़ करना है, ठीक है, वो आपको देखना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिखाया, लाइक ये है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, तो अब मैं हाइड्रोजन थोड़ी दे सकती हूँ, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले मुझे पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूंगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आ गया, ये चीज़ आ गई, यानी सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नाइट्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव किस पे जाएगा, नाइट्रोजन पे तो जाने से रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो नाइट्रोजन पे तो कैंसिल हो गया, किस पे जाएगा, या तो इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे, दोनों में से आपकी मर्जी है, जिस पे मर्जी लगा दो, तो H लगा दिया। अब आप इससे क्या होगा, अब H फिर से नहीं दे सकते क्योंकि एक एटम के ऊपर 2 H नहीं लग सकते, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है वो प्रोडक्ट कि जिस एटम के ऊपर आपके 2 H लगे, यानी मैं H नहीं दे सकती। अगर मैं H दे दूंगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फटाफट से H ले लेगा और ये पूरा कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन था, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। अब फिर से क्या हुआ, अब मैं फिर से अगर मैं इसको H दे दूंगी फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव फिर सोल्यूशन में से H लेके इसको OH बना देगा, इसको OH बना देगा और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन मुझे अनस्टेबल नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसका इलेक्ट्रॉन मैं बॉन्ड में शिफ्ट कर दूंगी, बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी और OH को बाहर निकाल दूंगी। तो मैंने OH नेगेटिव को बाहर निकाला, ये बन गया। अब यहाँ से क्या करूँगी, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगी तो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये OH नेगेटिव बन गया। अब बेचारे O नेगेटिव को मुझे बैलेंस करना है तो मुझे इसको H देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन सोल्यूशन में से इसने क्या ले लिया, हाइड्रोजन, तो OH बन गया। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगी, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए,
2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन खूब है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन बैठा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आएगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो सारी जो अगर हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो ये सारा मैकेनिज्म है, और ये सारे जो मैकेनिज्म है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो आप इसको रट्टा नहीं मार सकते कि इसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है, इसके बाद मुझे हाइड्रोजन लेना है, नहीं। ठीक है, ये जो स्टेप है अगर आप इसको समझोगे कि इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है तो ये स्टेप आया है, इसको थर्ड स्टेप में जाना है तो इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो ये आया। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है कि नाइट्रो एरीन्स में एनिलीन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिडिक करेक्टर, क्योंकि नाइट्रो एरीन्स एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता। मैंने बताया ना क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। अगर हम नाइट्रो एल्केन्स की बात करें तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन और जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं तो वो एसिडिटी शो करता है। लेकिन नाइट्रो एरीन्स में एज सच कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। ठीक है, तो ये एसिडिटी शो नहीं करेगा। बट एक कंडीशन मैंने क्या बताई है कि नाइट्रो एरीन्स के ऊपर NO2 लगा होता है, ये एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये एसिडिटी शो करता है और हमारा नाइट्रो एरीन से एनिलीन में कन्वर्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतारिए, अच्छे से समझिए कि क्या क्या स्टेप्स मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अपना एसिडिक करेक्टर मैंने आपको करवा दिया, अब चलते हैं हम न्यूट्रल मीडियम की तरफ। ठीक है, पहले आप इसको उतारिए। हाँ जी, तो अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, ये करने से पहले हम करेंगे यहाँ पे रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में आपको लेना क्या है, यहाँ पे आप नाइट्रोबेंजीन एज इट इज वही सेम लेना है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन अगर देखो नाइट्रो एरीन्स कर रहे हैं तो आपको नाइट्रो एरीन्स ही लेने हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट नहीं लेना यहाँ पे। तो न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन चल रही है तो जिंक और साथ में आपको NH4Cl लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एनिलीन नहीं बनते। अब एज इट इज ऐसा नहीं है कि आपने जो एसिडिक मीडियम में करवाया था वही प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बना के आ जाओ। न्यूट्रल मीडियम में कभी भी एनिलीन नहीं बनेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे आपके, हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे NHOH, यहाँ पे लिखेंगे आप हाइड्रोक्सिल अमीन। यानी अगर आप ये रिएक्शन जो न्यूट्रल मीडियम में करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ यहाँ पे ही स्टॉप हो जाती है, आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करवाने के लिए मुझे फिर से रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि मैं एनिलीन तक जा पाऊँ। लेकिन न्यूट्रल मीडियम में सिर्फ रिएक्शन यहाँ तक ही स्टॉप हो जाती है। तो जो यहाँ से प्रोडक्ट बनेंगे नाइट्रोबेंजीन से, ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिलमीन। क्लियर, ये बात करी हमने न्यूट्रल मीडियम की। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, देखो अल्कलाइन मीडियम में 3 कंडीशंस है। तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, पहला प्रोडक्ट बनेगा एजॉक्सीबेंजीन, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एजोबेंजीन, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोबेंजीन। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और तीनों के डिफरेंट मैकेनिज्म है। मैं आपको एक मैकेनिज्म करवाऊंगी जो होगा हमारे पास एजॉक्सीबेंजीन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एजोबेंजीन कैसे बना ये भी मैं आपको करवा दूंगी। और जो ये है हाइड्रोजोबेंजीन, ये इनका इंटरमीडिएट ही होता है, वो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म यहाँ पे कर लेते हैं तो ताकि आप साथ साथ में इसको देखते रहें, क्योंकि मुझे इसका जो रिएक्टेंट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, रिएक्टेंट्स और साथ में जो रिड्यूसिंग एजेंट्स है जो यूज़ करेंगे हम, वो साथ साथ में आप देखते रहना। क्लियर, तो यहाँ पे सॉरी आपको क्या लेना है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो आप लेंगे यहाँ पे, ये है मैकेनिज्म ऑफ एजोक्सीबेंजीन।
बेंजीन, ठीक है, एजोऑक्सीबेंजीन इसका मैकेनिज्म है। तो आपको लेना क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन C6H5NHOH ये होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। साथ में हमें क्या लेना है, वही नाइट्रो एरिन्स यानी नाइट्रोबेंजीन। तो क्या लेना पड़ेगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन C6H5। अब देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा, अब ये जो है फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस नाइट्रोजन को, और ये क्या बना लेगा, बॉन्ड। लेकिन देखो अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, अब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड के साथ भी ये बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन और ये साथ में भी बॉन्ड बना ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर रहा है, इस पे एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन हमें क्या है, बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के लिए जो डबल बॉन्ड है उसको मैं डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दूंगी, तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, C6H5NH, यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव, C6H5 यहाँ पे OH। अब देखो जो भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। इस नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, चाहे ये नाइट्रोजन दे चाहे ये नाइट्रोजन दे, अब इसने दिया है तो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी। तो ऑब्वियस है यहाँ पे डेफिशिएंसी का जो साइन है मैं लगाऊंगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है भाई, अभी सोल्यूशन, अभी ये जो हमारा सबस्ट्रेट या इंटरमीडिएट बना है वो अनस्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ पे लिया है NaOH, सोल्यूशन में जो NaOH प्रेजेंट है इसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन में NaOH है, जो सोडियम है वो एज H पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा और जो OH है वो एज OH नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। तो सोल्यूशन में Na पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव भी है, तो ये क्या करेगा, सोल्यूशन में से OH नेगेटिव लेगा, तो OH नेगेटिव में सोल्यूशन में से आएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। हमेशा हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाता है सोल्यूशन में से, और वो बॉन्ड किसको दे के जाएगा, नाइट्रोजन को, ताकि जो डेफिशिएंसी नाइट्रोजन के ऊपर आई है वो कॉम्पनसेट हो जाए, ठीक है। तो कॉम्पनसेट किसके साथ होगा, हाइड्रोजन OH नेगेटिव को लेके जाएगा, ये क्या बना देगा, वाटर यहाँ से बाहर, और ये जो बॉन्ड है इस नाइट्रोजन को दे देगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 नाइट्रोजन OH O नेगेटिव C6H5, यहाँ पे क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर पहले ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वो खत्म नहीं हुए, वो एज इट इज आएगा। अब देखो इसने क्या किया, अपने नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है एजोऑक्सीबेंजीन, इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ रिंग लगी हुई है, इस नाइट्रोजन के साथ रिंग है और इसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब इसमें अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाएं तो इसमें क्या है, C6H5, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, नो डाउट इसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव लगा है। अब आप को देख के पता चल रहा होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव है यानी, और इन दोनों में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा ताकि नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाए। तो डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसने इसमें ट्रांसफर किया, तो इसमें क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ रिंग लगा हुआ है, तो ये रिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, ये OH नेगेटिव बाहर, इसने अपना बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर किया, OH नेगेटिव बाहर, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे लिखती हूँ मैं C6H5 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, C6H5 ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यही मुझे प्रोडक्ट चाहिए था, ये बन गया। ये क्या है हमारा, एजोऑक्सीबेंजीन,
बेंजीन, एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है, पहले हमने किया रिडक्शन इन अल्कलाइन मीडियम, सॉरी रिडक्शन अल्कलाइन मीडियम, रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम, रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, ये हमने तीनों कर लिए हैं। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों को वन बाय वन, पहले आप एसिडिक मीडियम लिखेंगे, फिर आप न्यूट्रल मीडियम, फिर आप अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, जब आप रिडक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर के माइंड में सबसे पहले यही आता है कि इन तीनों को बच्चों से पूछा जाए कि उनको रिडक्शंस के बारे में नॉलेज है या नहीं है। अगर आप नाइट्रोअल्केन्स में देखेंगे तो भी हम ये तीनों पढ़ते हैं, नाइट्रोएरीन्स में देखेंगे तो भी हम ये तीनों पढ़ते हैं, तो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वन बाय वन इनको उतारिए। मैंने आपको एसिडिक मीडियम करवा दिया है, न्यूट्रल मीडियम हो गया है, अल्कलाइन मीडियम ये है, इसको अच्छे से उतारिए। आगे हम करते हैं हमारे रिएक्शंस। ये जो हमारे पास रह गया है हाइड्रोजोबेंजीन कैसे बना, ये मैं आपको करवा देती हूँ, और आगे हम इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको उतारिए पहले। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हेडिंग डालेंगे रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, नाइट्रो जो एरीन्स हैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करके एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या बनाएंगे, एजोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाम लिखना इम्पॉर्टेंट है, ये नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे आप लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या काम करता है, किस चीज़ को रिड्यूस करता है, किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, तो इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उसकी सीरीज़ मैंने अलग से बना रखी है। जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है देखने में तो वो जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन की रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो होगा N, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स, ये है एजोबेंजीन। ठीक है, ये है एजोबेंजीन। अब जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें नाइट्रोएरीन्स में कि हम इसमें रिडक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोएरीन्स में ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन 2 टाइप का है, एक तो वीक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वीक और स्ट्रॉन्ग में दोनों में ही डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिडक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट्स, रिडक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे देखो, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह के हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ें हैं, 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो लिखेंगे रिडक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें क्या बनेगा, एनिलीन। इसमें सिंपल जो बनाते आ रहे हैं वही बनेगा एनिलीन, NH2। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर रिएक्शन करवाएं नाइट्रोबेंजीन की, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा सबसे पहले। ठीक है, जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो बनेगा हाइड्रोक्सिल एमीन,
हाइड्रोक्सिल एमीन, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे, या तो आप इस तरीके से लिख लो, इस रिंग को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे NH2 और पैरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लगेगा OH, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट्स में दो कंडीशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एनिलीन, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें प्रोडक्ट है हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन। सॉरी, इसका ये बनेगा हमारे पास पैरा नाइट्रो टॉलिन, ठीक है, पैरा नाइट्रो टॉलिन। अब हम करते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। पहले हमने पढ़ा है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हमने प्रोडक्ट बनाया है एज़ोबेंजीन। अब हमने किया रिडक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरीके का रिडक्शन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सिलेक्टिव रिडक्शन। देखो कोई भी रिंग है, रिंग के ऊपर ज़रूरी तो नहीं है ना सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप देगा एग्जामिनर, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। तो कितने भी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलेंगे। अगर हमें सपोज करो दो मिल जाए नाइट्रो ग्रुप और हमें रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, तो दोनों में ऐसे तो नहीं है ना सिर्फ दोनों के दोनों आप चेंज कर दोगे, यहाँ पे भी NH2 लगा दोगे, यहाँ पे भी NH2 लगा दोगे, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। यानी दोनों में से सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप है जो रिड्यूस होगा, और वो कौन सा होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सिलेक्टिव रिडक्शन, सिलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। तो सेलेक्टिव रिडक्शन में क्या है, हम लेंगे कोई रिंग के ऊपर एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, यानी हमारे पास क्या है, डाई नाइट्रोबेंजीन रिंग है, ठीक है, डाई नाइट्रोबेंजीन रिंग है हमारे पास। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करवाई 3NH4SH, ठीक है, समझ में क्या लिया, 3NH4SH। यहाँ पे हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कौन सा रिड्यूस होगा। हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है कि एक नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पे लगा है, ये ऊपर लगा है, और एक नाइट्रो ग्रुप आपका मेटा के ऊपर लगा है, तो हमेशा आपको मेटा ग्रुप वाला जो नाइट्रो ग्रुप है जो मेटा पोजीशन पे लगा है उसको रिड्यूस करवाना है। तो हमने क्या करा, इसको रिड्यूस करवा दिया। जब इसको रिड्यूस करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, यहाँ पे NO2, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, वो साथ में आपके जो भी साइड प्रोडक्ट्स हैं वो, ठीक है। ये एज अ साइड प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि दोनों में से कौन सा जो नाइट्रो ग्रुप है रिड्यूस होगा। तो दोनों में से एक ही रिड्यूस होगा, कौन सा, मेटा वाला, मेटा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक हमने कर ली है, इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में, आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। तो इसको उतारिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो नाइट्रो एरीन्स होती हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन रिंग्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है,
ठीक है, क्यों? अब आप सोचेंगे कि हमारे पास NO2 जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी इस पे अटैक कौन करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। तो सिर्फ हमें क्या देखने को मिलनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीज, नाइट्रोरेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है। अब ये देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये डीएक्टिवेट सबसे ज्यादा कौन सी पोजीशन को करता है, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 पोजीशंस होती है हमारे पास। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट किसको करेगा, मेटा पोजीशन को। मेटा पोजीशन को डीएक्टिवेट करता है, इसलिए ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पे होगी, मेटा पोजीशन पे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप इसका मैकेनिज्म करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बोलना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इसका मैकेनिज्म करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो मेटा पोजीशन पे नहीं आता, ठीक है सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास कौन से पोजीशन पे आता है, एक तो पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे। इसलिए न्यूक्लियोफाइल एक तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का वहाँ पे अटैक होगा। क्लियर? तो इसलिए तो यहाँ पे क्या किया, नाइट्रोबेंजीन लिया। जब हमने Cl2 सॉरी Cl2FeCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो जो क्लोरीन है वो कहाँ लगेगा, मेटा पे, तो क्या बनाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। जब हम फ्यूमिंग HNO3 के साथ करते हैं तो हमारे पास NO2 भी किस पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे। अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 के साथ भी करें तो हमारे पास जो SO3H लगेगा वो भी मेटा पे लगेगा। अब इनके नाम देखो, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया? ये छोटे से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में आ जाए तो आपको करके आना है। सिर्फ आपको मेटा पोजीशन पे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, मतलब अगर आप क्लोरीन के साथ लगा रहे हो तो क्लोरीन सिर्फ मेटा पे आएगा, अगर आप फ्यूमिंग HNO3 के साथ लगा रहे हो तो NO2 किस पे आएगा, मेटा पे आएगा। अगर H2SO4 के साथ करवा रहे हो तो SO3H कहाँ पे आएगा, मेटा पे आएगा। तो ये मेटा प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ होगा हमारे पास, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो लिखेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये NO2, हमने किसी न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक करवाया, तो अटैक होके हमारे पास सिर्फ एक ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर प्रोडक्ट बनेंगे, यानी 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ऑर्थो, एक पैरा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा। क्लियर? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन इसको समझने के लिए आपको करना है, ठीक है। लाइक ये है हमारे पास N डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, हाँ जी, OH नेगेटिव आया, इसने क्या किया, पैरा पोजीशन पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पे। अब बस मैकेनिज्म करना है इसका, किस तरीके से करोगे, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। बस अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक पहुँचे हम। ये है हमारा ऑलमोस्ट सारा मैकेनिज्म। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो भी हमारे पास आया है, यानी जो प्रोडक्ट ऑर्थो वाला है, पैरा वाला, ये हमें करना है। तो ये किस तरीके से होगा? जो हमारा ये बना है, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड, N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, OH और H। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? NO2 और पैरा पे OH। ये है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करा? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हमें पता है कि नाइट्रोबेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियस अटैक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का तो कोई काम ही नहीं है वहाँ। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक दोनों ही होगी नाइट्रो रेंज में। ठीक है, कुछ हमारी रिएक्शंस रह गई हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, पहले आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जो जो समझ में आए अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए आप। ठीक है, पहले आप इसको उतारिए, आगे हम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होगा हमारे पास एक रिंग के ऊपर लगा होगा OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। जो इसका कॉमन नेम है वो होगा पिक्रिक एसिड। ये है पिक्रिक एसिड। ठीक है, जो इसका IUPAC नेम है वो क्या होगा? इसको आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग आप दोगे OH, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप्स हैं उनको कौन सी नंबरिंग मिल रही है वो आपको देखना होगा। तो जब आप देखेंगे नाइट्रो ग्रुप जो ये है उसको 2 नंबर मिल रहा है, नाइट्रो ग्रुप ये है उसको 4 नंबर, नाइट्रो ग्रुप ये जो उसको मिल रहा है 6 नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम, ट्राइनाइट्रोफिनोल। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कि जो पिक्रिक एसिड है वो बना कैसे। तो देखो बनाने का तरीका क्या है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसका जो है वो आप लिखेंगे पहला फ्रॉम फिनोल। देखो मुझे पता है कि ये जो सारी रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है इसको याद करना, कि फिनोल से बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है, नाइट्रोअरीन्स भी करना है, नाइट्रोअल्कीन्स भी करना है, सिर्फ नाइट्रो कंपाउंड नहीं करना, और भी काफ़ी चीज़ें करनी है। देखो इन सबको याद करने का तरीका क्या होता है? तरीका सिर्फ यही है कि आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें चीज़ों को। जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको 4 पेजेस पे लिख दिया, 4 पेजेस पे आपका कंप्लीट आ गया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सपोज आपके जो 4th वीडियो है इसकी वो आ गई नाइट्रो कंपाउंड्स की, तो 4 पेजेस पे आपका वो आ गया। तो आपने क्या किया, पहले 4 पेजेस पहले रिवाइज कर लिया, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आई है 4 पेजेस पे उसको लिखा, वो करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप वो 4 पेजेस छोड़ देंगे पहले वाले,
आपको क्या करना है, 4 पेजेस पहले वाले और 4 पेजेस अगले वाले, यानी टोटल कितने हो गए 8। तो उन 8 को क्या करना है, साथ साथ रिवाइज। फिर मेरी सपोज 5th वीडियो आई, फिर उसके 4 पेजेस हो गए, तो वो तो करना ही करना है रिवाइज। पिछले आपको 8 भी, यानी 4 पहली वीडियो के, 4 दूसरे के, 4 तीसरी के, ये 4 चौथी के, तो चारों साथ सब के सब आपको साथ साथ क्या करना है, रिवाइज। ये होता है रिवाइज करने का तरीका। जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहते हैं, वैसे आपके माइंड में चीज़ें बैठने लगती हैं, तो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने से चीज़ें ना तो याद रहती हैं, ना मैकेनिज्म भी समझ में आता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, सिर्फ यही चैप्टर नहीं है। ठीक है, चैप्टर्स और भी हैं ऑर्गेनिक में, साथ साथ में हमें फिजिकल भी पढ़नी है, साथ में इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, साथ में मैथ भी करना है, साथ में फिजिक्स भी करनी है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो हर चीज़ को आप रिवीजन करें, सिर्फ केमिस्ट्री पे ही नहीं है करना, फिजिक्स कर रहे हैं तो इसका भी यही है कि आप रिवाइज कीजिए चीज़ों को। रिवाइज करने का तरीका यही है कि 4 पेज पहले आपने 4 पेज रिवाइज किए, अगले 4 किए, तो अब जब आप अगले 4 कर रहे हो तो पिछले 4 को नहीं छोड़ना। ठीक है, कंबाइंड आप क्या करोगे, पिछले 4 अगले 4, टोटल कितने हो गए 8, तो 8 को रिवाइज करो। ठीक है, तो ये होता है तरीका, ताकि आप टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को रिवाइज करते जाओ और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बैठने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी कर रहे थे उस पे आते हैं। फ्रॉम फिनोल हमें क्या करना है, पिक्रिक एसिड बनाना है, कि कैसे ये पिक्रिक एसिड बनता है। तो फ्रॉम फिनोल, फिनोल से देख रहे हैं हम, फिनोल लेंगे OH, इसका रिएक्शन हमने करवाया सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, जब हमने इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो ये बन गया OH SO3H SO3H। ठीक है, समझ में आए। फिर से हमने इसका रिएक्शन करवाया HNO3 के साथ, फिर ये क्या बन गया OH NO2 और NO2, ये बन गया हमारे पास पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये है पिक्रिक एसिड। अब सेकंड जो मेथड है हमारे पास, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, जैसे कि Cl, ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसके रिएक्शन आपको करवानी है HNO3 के साथ, Cl, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, आगे करवाएंगे एक्वस Na2CO3। अब देखो जो ये Cl है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस Na2CO3 से करवाने से ये कन्वर्ट होगा OH में, NO2 वापिस से रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया OH NO2 ये बन गया पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये है हमारे पास 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला है फिनोल से बनाने का तरीका, जो सेकंड है वो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन से बनाने का तरीका, कि कैसे हमें पिक्रिक एसिड बनाना है। ठीक है, ये है हमारे पास इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, कि कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें हैं। ये मेथड प्रिपरेशन है। आगे 1-2 रिएक्शन, सिर्फ 2 या 3 रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, वो मैं आपको करवा देती हूँ, फिर ये चैप्टर हमारा बाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको करवाती हूँ, इसको उतारिए पहले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर। देखो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमें नाइट्रोवेरिन्स
नाइट्रोअल्केन्स, नाइट्रोअरीन्स के बारे में पढ़ा। अब पिक्रिक एसिड के बारे में, नाइट्रोअरीन्स में पिक्रिक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, NO2 कितने लगे हैं, 3 NO2 ग्रुप होने के कारण वहाँ पे तो सिर्फ एक ही NO2 था जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, उसके कारण ही वो एसिडिक नेचर शो कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास 3 NO2 ग्रुप है। तीनों NO2 ग्रुप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे तो ये क्या शो करेंगे, एसिडिटी। ठीक है, ये अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब ज़्यादा एसिडिक नेचर होने के कारण ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करेंगे। हमने लिया तो यहाँ पे हमारे पास बन गया सोडियम पिक्रेट्स। ठीक है, सोडियम पिक्रेट्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है, यहाँ पे हमने पिक्रिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया। जो PCl5 है, यहाँ पे सिर्फ जो OH है वो क्या होगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा पिक्राइल क्लोराइड। ठीक है, पिक्राइल क्लोराइड। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी जो ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास पिक्रिक एसिड है वो क्या करेगा, मिस्टाइलिन के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। चाहे यहाँ पे आप नेप्थलीन ले लीजिए, चाहे आप मिस्टाइलिन ले लीजिए, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पिक्रेट्स। ठीक है, ये है हमारे पास पिक्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको 3 कराई है। तीनों में से आपके 2 इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट्स और एक एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रो कंपाउंड है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको 3 वीडियोस दिए, 2 वीडियोस मैंने आपको दे दी है पहले। ये हमारे 3 वीडियोस हैं। तो तीनों वीडियोस में आपका नाइट्रो कंपाउंड बाइंड अप हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो उन तीनों के अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपने पहले और से दूसरी वीडियो का नहीं बनाया है, अच्छे से नोट्स बना के उसको रिवाइज कीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।